अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम की। अब इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, उतनी सिंपल चीजें यहाँ पर नहीं है, एक बार में समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक है, हुआ क्या था, बोहर्स मॉडल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखो, सबसे पहले आया था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, उसके कुछ लिमिटेशंस थी। उसके बाद आ गया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, उसने काफी कुछ एक्सप्लेन किया बट उसकी भी लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट आया था बोहर्स मॉडल। ऑल्दो बोहर्स मॉडल ने बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था अबाउट द एटम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन वहां भी कई सारी लिमिटेशंस रही। सबसे जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं लिमिटेशंस, वो क्या थी? पहला तो बोहर ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनका डिस्टेंस, रेडियस जो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। जबकि हम पढ़ चुके हैं अबाउट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब हाइजेनबर्ग कहते हैं हम पोजीशन नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की, और बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो था उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये बोहर का एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। सेकेंडली, बोहर ने सिंपली ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, कहीं से कहीं तक वेव नेचर के बारे में वहां पे डिस्कशन था ही नहीं। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है सब एटॉमिक पार्टिकल, जो है डी ब्रॉगली ने बताया था, जो भी मटेरियल पार्टिकल होता है इट शोज ड्यूअल कैरेक्टर। ठीक है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होता है, लेकिन बोहर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल लिया गया है, कुछ भी वेव कैरेक्टर्स की तो वहां पे बात ही नहीं हुई, तो बोहर्स मॉडल भी डिस्कार्ड हो गया एक तरीके से। तो फाइनली जो हमारे पास मॉडल आया वो था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये कैसे आया और ये क्यों है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। नॉर्मल लाइफ में जो हमारे पास बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लाइक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वहां पे क्लासिकल फिजिक्स काम करती है। न्यूटन लॉज जैसे जो भी लॉज हैं वो सारे एप्लीकेबल होते हैं, बट न्यूटन लॉज भी आकर के जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर फेल हो जाते हैं, दे कैन नॉट बी अप्लाइड। तो इन छोटे पार्टिकल्स का, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या करें? तो इनके लिए हमारे पास होती है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग भी है और कहीं पर आकर सेम भी हो जाती है। तो यही क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड जो मॉडल दिया गया उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब यहां पर क्या किया गया, हमें पता है सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर शेल जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके साथ में एक वेव एसोसिएटेड होता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहा है तो उसके पीछे एक वेव जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे 2D में हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट ये जो वेव है ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में रहता है। ठीक है, तो इस वेव मोशन की बात बोर्स मॉडल में तो नहीं हुई, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक नई इक्वेशन आई, फंडामेंटल इक्वेशन उसको कह सकते हैं। वो इक्वेशन दी थी स्क्रोडिंजर ने। अब इस नाम को भी प्रोनाउंस करने के बड़े सारे तरीके हैं, कोई इसको श्रोडिंजर कहता है, स्क्रोडिंजर भी कहते हैं, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन दी थी, दिखने में सिंपल भी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है, बिकॉज बहुत सारी नई चीजें हैं यहाँ पर। ये एच के ऊपर आप एक छोटा सा सिंबल देख रहे हैं, तो ये होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, सॉरी ऑपरेशन नहीं है, दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब ये जो साई है, साई को हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन। उसके बाद ई होती है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करनी है। तो ठीक है, ये जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, इसने क्या किया, वेव नेचर को कंसीडर किया कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस उसके पास वेव नेचर होगा। अब हम लोग पहले भी वेव नेचर को डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लोगों ने वेव थ्योरी को पढ़ा था तब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ये जैसे वेव है, जो अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ये जो लोअर पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रो। अब जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव होती है जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते थे, तो इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में इसी को वेव फंक्शन बोल देते हैं, और इसे हम लोग एक ही जगह किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, साइज से। तो साइज जनरली व्हाट, वेव फंक्शन। अब देखो आप नाम से रिलेट करो, वेव फंक्शन, वेव से रिलेटेड एक फंक्शन है। फंक्शन जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ ना कुछ दे रखा होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ ये वेव एक फंक्शन है जो इससे रिलेटेड, और जितना एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम हाइट उसी को आप ये कंसिडर कर सकते हो कि नॉर्मली जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में उसे हम साई यानी कि वेव फंक्शन बोल देते हैं।
उसके बाद अब ये एच क्या है, हैमिल्टन ऑपरेटर क्या है। जैसे मैथ्स में हम लोग ऑपरेशंस पढ़ते हैं, प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, ऐसे ही एक नया ऑपरेटर है जिसका नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब ये होता क्या है, दिस इज द पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपने डिफरेंशिएशन के बारे में सुना होगा। तो डिफरेंशिएशन वैसे तो हम कैसे शो कर देते हैं, डी बाई डी एक्स, ये सिंगल वाला हो गया। डबल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो वो डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ साथ ही साथ क्या है, पार्शियल आ रहा है, तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन हमको नहीं करना, तो डी की जगह हम लोग कुछ ऐसा डेल लिख देते हैं, डेल रिप्रेजेंट्स द पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा सब कुछ रिलेट करके यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी मूवमेंट पे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और वो किसी स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, स्ट्रेट एक सर्कुलर पाथ में नहीं जा रहा, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है वेव की वजह से। तो हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हम एक एरिया बता सकते हैं, एरिया को डिस्क्राइब कर सकते हैं जहां पर उस इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मान लो आप किसी के घर जा रहे हो, पहली बार आपको जाना है, यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, वहां पे आपका जो जीपीएस है वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो आप पूछते पाछते जाओगे, तो वहां क्या होगा, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ वो इंसान जो है इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहता है। मान लो किसी से आपने पूछा तो आपको सिटी पता है, ठीक है, उसके बाद आपको लोकेलिटी भी पता है, मान लो कॉलोनी का नाम पता है, लेकिन कॉलोनी के अंदर भी लेन्स हैं, मान लो आप पर्टिकुलर लेन में भी चले गए, आपको घर का नहीं पता, तो ऐसे में क्या होगा, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ शायद यही वाली गली है जहां वो इंसान रहता है। तो आप क्या करोगे, अब घर में जाके चेक करना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा, तो एक अप्रोक्सीमेट आपको एरिया पता चल जाएगा कि हाँ इसी के आसपास उसका घर है। मान लो किसी ने आपको एक आइडिया दी कि एक मंदिर है, मंदिर के पास वाला घर है, तो एटलीस्ट एक रफ आइडिया मिलता है। तो ऐसा ही रफ आइडिया हमको मिलता है यूजिंग दिस इक्वेशन। एग्जैक्ट पोजीशन तो बता ही नहीं सकते एज पर हाइजेनबर्ग, लेकिन हाँ एक लोकेलिटी मिल जाएगी, एक एरिया मिल जाएगा, सराउंडिंग्स, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है इसी के आसपास कहीं ना कहीं है। तो ये इक्वेशन थे, अब हमें समझ में नहीं आएगी बिकॉज उतना इजी लेवल नहीं है इसका, ये हायर लेवल में जाकर के हम लोग पढ़ते हैं, मे बी इन योर पीजी या इंजीनियरिंग वगैरह में ये सब इक्वेशंस आती हैं, बट स्टिल इस इक्वेशन का और थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको रटना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इससे पूछा कुछ नहीं जाता, बट स्टिल यू मस्ट हैव अ बेसिक आइडिया। तो ये इक्वेशन है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस ऐसे ही डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अजीब सी इक्वेशन दिख रही है, बट यहाँ बस ध्यान किस बात पे देना है, हमने यहाँ पर तीनों इक्वेशंस को इन्वॉल्व कर रखा है। हमने किया या स्टूडेंट ने किया, जैसा भी आप समझो, तो तीनों एक्सिस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस वो तीनों एक्सिस में उसका मूवमेंट रहता है एक्स वाई जेड, तो तीनों एक्सिस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, एक्स वाई एज वेल एज जेड। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, हमें नहीं पता इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे डिराइव हुई, कैसे इसको सॉल्व करना है, हमें उतनी डिटेल में जाना भी नहीं है, बस हमें इतना समझना है कि जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो वहां से एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमको मिल जाती है। अब ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा ना, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं या 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हमें पोजीशन पता चल जाती है किसी भी एक पॉइंट की, तो ऐसा यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं एक्स वाई जेड। तो ये तीनों मिलके क्या बताते हैं, हमें एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं, एक एरिया के कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं कि एक्स वाई जेड में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज्यादा हैं, और वो जो एरिया होता है जहां चांसेस ज्यादा होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, इसको साई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ लिखा था वेव फंक्शन, तो इसी को ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। और ऐसे ही हम जब इस साई का मॉड लेकर के उसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इस एरिया में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की। तो जल्दी से एक बार समराइज कर लेते हैं। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस निकालने का फॉर्मूला बताया था, बट हाइजेनबर्ग ने बोला कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते। तो फाइनली क्या आया, फाइनली हमारे पास आ गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो प्रोबेबिलिटी बताता है जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो ये रही स्क्रोडिंजर इक्वेशन, एच साई इज इक्वल टू ई साई,
जहां पर H होगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, E होती है जिस भी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है या पूरा एटम है या मॉलिक्यूल है, उसकी टोटल एनर्जी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जो साई है ये होता है वेव फंक्शन, बिकॉज जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके पीछे से एक वेव जनरेट हो जाता है। अब ये जो मूवमेंट रहता है इलेक्ट्रॉन का एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में रहता है, तो इसी इक्वेशन की एक्सपेंडेड फॉर्म कह सकते हैं कि कुछ ऐसी है जहां पे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज हैं। इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं, तो तीनों को मिलकर एक एरिया हमको पता चल जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिक्स पोजीशन हम लोग नहीं बता सकते, बट एक एरिया बता सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जाता है। तो उसी एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल। बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं वो इसके बाद पढ़ेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वांटम नंबर्स। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है इसी से रिलेटेड आते हैं क्वांटम नंबर्स, जो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताने में काफी हद तक हमारी हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दैट। बस यहाँ के लिए आपको इतनी ही बेसिक समझ में आना चाहिए।